जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का बिल्कुल आज यानी शुक्रवार को बजेगा। इस परीक्षा की तैयारी जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने पूरी तरह से कर ली है और परीक्षा के आयोजन के लिए जम्मू संभाग में 500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां विद्यार्थी पहुंचकर ऑफलाइन परीक्षा देंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीमों ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में 11 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। जम्मू में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव रंजन के सरकारी आवास समेत अन्य जगहों पर ईडी की कार्रवाई की गई। बताते हैं कि 2 शस्त्र विक्रेताओं को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 2012 से 16 तक 2,78,000 शस्त्र लाइसेंस वितरित किए गए थे। इसी मामले में सीबीआई जांच कर रही है। सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा है कि पिछले साल दिसंबर महीने में करीब 1.43 लाख पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा की, जो पिछले 7 वर्षों में सर्वाधिक संख्या है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख सहित देश भर में पर्यटन उद्योग की सहायता के लिए कई कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिलबाग सिंह ने गुरुवार को कहा है कि आतंकवादियों की संख्या तेजी से घट रही है, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद जिंदा है। जम्मू कश्मीर पुलिस माटी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच से इतर पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादियों और आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उग्रवाद खत्म हो गया है। आतंकवाद अभी भी जीवित है, लेकिन स्थिति वास्तव में बदल गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक युवाओं के पास बंदूकें और हथगोले उपलब्ध हैं, तब तक मासूमों की जान जाती रहेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा है कि हमारी ग्रामीण आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में अंतर को पाटने और कृषि अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए सहकारी ऋण प्रणाली को मजबूत करने के लिए ऋण योजना लाई जा रही है। अगली बड़ी विकास कहानी ग्रामीण जम्मू कश्मीर है और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेगी। सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर साफ कहा है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की जाए। बता दें कि ये 5 अगस्त 2019 को सरकार द्वारा 370 को निरस्त करने वाली चुनौती पर याचिका की बात की गई और साथ ही साथ कहा गया कि केवल कश्मीरी पंडित ही नहीं थे जो 1990 में पीड़ित थे। इसके अलावा घाटी के मुसलमान, सिख और अन्य लोगों को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा राशि देने के लिए 60 दिन का समय तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब तक जिन लोगों को इसके लिए आवेदन दिया है, उनके आवेदनों को 60 दिनों के अंदर निपटा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि आगे इस मुआवजा राशि के लिए आवेदन करने वालों को 90 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों में अपने जहां किसी मामले की सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली है। उन्होंने साथ ही बताया कि 2019 से 2022 फरवरी तक राज्यों द्वारा 101 मामलों में सीबीआई जांच की अनुमति दी गई है। भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अब तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है, जिसके चलते अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर भाजपा की तरफ से रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आपको बता दें कि किश्तवाड़ के नागसिन इलाके में भी आज भाजपा की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना मौजूद रहे और उन्होंने ये साफ किया कि आगामी चुनावों में भाजपा ही परचम लहराएगी।